नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग आर्ट बैकग्राउंड से हैं, बीए किया है और या बीकॉम किया है और कक्षा 10वीं के बाद से आपने मैथ छोड़ दिया है और यूपी पीसीएस में सीसेट के नाम से आपको डर लगता है। यदि आप लोग जीएस पेपर 1 में अच्छा स्कोर करते हैं, कट ऑफ से ऊपर भी मार्क्स आते हैं और सीसेट के कारण आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का बच्चा कैसे सीसेट में शानदार स्कोर करे, मैं वन बाय वन बहुत सारे पॉइंट्स रखूंगा और पिछले 7 साल का मैं डेटा उठाऊंगा और 2019 से लेकर 2025 तक के प्रूफ के साथ, डेटा के प्रूफ के साथ मैं नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चों को कैसे सीसेट क्वालिफाई करना है, मैं उनको एक बार गाइड करूंगा प्रॉपर तरीके से। सारे पॉइंट सुनने के बाद मेरी गारंटी है कि आपका सीसेट के प्रति जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा थंबनेल का टाइटल भी है आर्ट एंड नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का बच्चा कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और सीसेट बिना डरे क्वालिफाई कर सकते हैं। वन बाय वन करके हम लोग पॉइंट्स रखेंगे। अब देखिए अब इसमें है कि यूपीपीसीएस 2026 की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले नॉन मैथमेटिकल आर्ट बैकग्राउंड के, और इसमें मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले बच्चा ये सोचता है कि हमें सीसेट में कितना स्कोर करना है। ओके, तो सीसेट में कितना स्कोर करना है, तो उसके लिए बच्चा मान लेता है कि 66 प्लस हमें स्कोर करना है। ओके, लेकिन 66 अगर मेरे भाई मेरे लाल अगर देखोगे तो 66 प्लस देखोगे तो आपको सीसेट क्वालिफाई करने में मुश्किल आएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको हमें 90 प्लस का हम टारगेट लेके चलेंगे कि अगर आपके थोड़े कम भी नंबर आए तो आप आसानी से सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि 66 प्लस का या 66 नंबर का जो फोबिया है, या आपने अगर मान लो इतना मिनिमम क्राइटेरिया अपने दिमाग में अगर कहीं ना कहीं आप रख लिए हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप 66 अगर आंकड़ा आपके पास है, आपके दिमाग में है, तो आप 66 तक भी पहुंचने में मुश्किल होगी। आपको क्या करना है, 90 प्लस का डेटा सोचना है और वही आपके दिमाग में रहना है कि 90 से ही हमें क्वालिफाई करना है। अगर 90 से थोड़े कम भी नंबर आए तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रखना है कि 90 प्लस नंबर कैसे लाए और कहाँ कहाँ से लाए। यदि मैथ्स में ना भी पढ़े या मैथ्स बहुत मिनिमम पढ़ना पड़े, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, एक वन बाय वन बताऊंगा। बहुत शानदार ये वीडियो जाने वाली है और आप इस क्लास को देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से तथ्य के साथ मैं बात करूंगा। ठीक है, तो 90 प्लस कैसे स्कोर करना है, सबसे पहली बात ये समझिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई मेरे लाल। तो एक बार मैं बताता हूं कि ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि यूपी पीसीएस के सीसेट का क्या सिलेबस है। सिलेबस तो नहीं, लेकिन मैंने उसमें ये बताया था कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। जैसे इसमें भी दे रखा है 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का रहता है पेपर। ओके, और क्वालिफाइंग ही होता है, मेरिट में इसका मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, क्वालिफाइंग होता है। और क्वालिफाइंग के लिए आपको लाने पड़ते हैं 33%, यानी कि अगर मैं कह दूं कि 67 नंबर्स आपको लाने ही पड़ेंगे हर हाल में। ओके, और इसमें सबसे बड़ी बात नेगेटिव मार्किंग है और वो भी 1/3 है, मतलब 1/3 आपके नंबर चले जाएंगे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया। तो तुक्के की तरफ तो हम देख ही नहीं सकते। जो भी करेंगे, हमारी जो भी स्ट्रेटेजी होगी एकदम सॉलिड होगी और मैं इस स्ट्रेटेजी पे काम करूंगा कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ अच्छा स्कोर कर जाए। 90 प्लस का टारगेट हम लेके चलेंगे। तो अब देखो वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो, अब प्रश्न कहां कहां से आते हैं ये भी जानना जरूरी है कि अगर मैथ्स हमें छोड़ना ही है या मैथ्स में बहुत कम पढ़ना है तो हम कहां कहां से हम कर सकते हैं स्कोर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है। ओके, अब रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी मतलब मैं बात बता दूं कि रीजनिंग के प्योर क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं और इसमें आपके जैसे इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन का हो गया ना, उनमें कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं, कंडीशंस दिए जाते हैं, तो उनको भी मैंने इसी में रख दिया है। हालांकि इंटरपर्सनल स्किल तो मैंने अलग से रखे हैं, लेकिन इसी में इन दोनों को मिला के मैंने रखा है। ओके, तो ये जो एकदम से सॉफ्ट इलाका है आपके लिए, रीजनिंग का जितना ज्यादा क्वेश्चन आएगा उतना आपके लिए क्वालिफाई करना आसान होगा। और ये एक ऐसा इलाका है कि जिसमें आप मिनिमम, मतलब ये समझ लो मिनिमम कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर चैप्टर में, और उन कॉन्सेप्ट्स को अगर क्लियर कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, हर चैप्टर के 20, 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन तक अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यूपीपीसीएस सीसेट में आप आराम से रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। मतलब ये एक ऐसा इलाका है जिसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जिसमें मैंने थोड़ा सा इंटरपर्सनल स्किल वाले जो उसमें रीजनिंग
बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसी में मैंने रख लिया है, ठीक है। ये भी बड़े आसानी से हो जाते हैं। फिर उसके बाद से मैं बता दूं कि उसके बाद से एक हिंदी का पार्ट आता है, इसमें हिंदी, और हिंदी में 5 कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं और व्याकरण के क्वेश्चंस आते हैं, 13 के आसपास आते हैं। हालांकि ये डेटा एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, एकदम से एग्जैक्ट डेटा मैंने नहीं लिखा है। जैसे 2024 का पेपर आप उठाएंगे तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे, या 2023 से कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। मतलब रफ एंड टफ डेटा मैंने एक अंदाज से क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब जो हमारा एवरेज निकल रहा था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे रखे हैं। ओके, तो देखिए कॉम्प्रहेंशन अलग है, हिंदी से अलग है। कॉम्प्रहेंशन में आपको समझ होना चाहिए। और फिर इंग्लिश का अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में भी कॉम्प्रहेंशन आते हैं, 5 क्वेश्चन तो कॉम्प्रहेंशन के हो गए, और कॉम्प्रहेंशन के अलावा 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। मतलब मैं उन पार्ट की बात कर रहा हूं कि जिसमें आपको मैथ्स नहीं आती, मैथ्स की जरूरत ज्यादा नहीं है, रीजनिंग में थोड़ी बहुत होती है लेकिन उतनी मैथ्स नहीं होती, वो तो आप कर लेंगे। ओके, तो ये वाला हो गया। अब देखो उसके बाद से इंटरपर्सनल स्किल की बात करेंगे, तो ये अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें पीवाईक्यू वगैरह आप अच्छे से कर पा रहे हैं, और इसमें अगर क्लासेज अगर प्रॉपर आप कर लिए तो इसके भी क्वेश्चंस आप 70-80% एक्यूरेसी के साथ आप सही कर जाते हो। और इसमें पीवाईक्यू ही मोर देन सफिशिएंट है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे। ओके, पीवाईक्यू कर लिया तो यहां भी आप पूरे अच्छा आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। फिर बच गया मेरे भाई एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये अब इसी पे हमारा पूरा मुद्दा था कि बच्चों का डर लगता है कि सर मैथ्स मुझे आता नहीं है तो सीसेट कैसे क्वालिफाई करें। तो देखो ना भाई, मैथ्स नहीं आता कोई बात नहीं, मैथ्स इसमें 10वीं के स्तर तक का है, और कुछ चैप्टर्स मैं भी बता रहा हूं कि मैथ्स में डरावने से होते हैं, जिनको देखते ही बच्चा मतलब परेशान हो जाता है। तो उन चैप्टर्स को छोड़ो ना भाई। यहाँ एग्जामिनर कह ही नहीं रहा कि आप 100 में 100 क्वेश्चंस करो, वो कह रहा कि आप 33% या 33 क्वेश्चंस कर लीजिए, हम सही मान लेंगे आपका, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। 33% आपको नंबर लाने ही लाने। ओके, 33% के आसपास, मतलब आप 33 ना सोचो, आप 40-50 तक के आसपास सोचो, तो 50 क्वेश्चन करने, तो 50 क्वेश्चन करने, तो 50 छोड़ने भी तो है भाई। ऐसे क्यों नहीं सोचते आप? 50 में बहुत सारा पार्ट मैथ्स का छोड़ दीजिएगा आप, बस इन पे ध्यान दीजिएगा। अब इनमें कैसे स्कोर करना है वो भी 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो जरा, अब एलिमेंट्री मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, अगर इसको इस वाले पार्ट को हटा भी दिए, अगर पूरा कंप्लीट ही हटा दिए, तभी भी हमारे पास भाई 70 से 75 क्वेश्चन ऐसे बच रहे हैं कि जो हम कर सकते हैं। अब 70 से 75 क्वेश्चन में एक बड़ा प्रॉब्लम है बहुत बच्चों का, कि जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड अलग प्रॉब्लम है, एक हिंदी बैकग्राउंड अलग प्रॉब्लम है। वो इंग्लिश का या इंग्लिश से वो डरते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चंस देखने से भी डरते हैं। तो मेरे भाई मैं बता दूं कि इंग्लिश में बहुत मुश्किल तो नहीं आता, इसमें ग्रामेटिकल, बेसिक ग्रामेटिकल आता है। अगर आप इंग्लिश भी हटा दिए तो कोई बात नहीं, तभी भी आपके पास 60 से 65 क्वेश्चन बनते हैं, आप कर ले जाओगे। उसके बाद से हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी में आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, और हिंदी में कहाँ कहाँ से आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो उसके अलावा भी मान लो अगर 70 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन का अगर डेटा लेके चल रहे, तभी भी आप 50 क्वेश्चन आसानी से उसमें से कर सकते हैं, 15 छोड़ने के बाद भी। ओके, इनमें से जो टफ क्वेश्चन होंगे छोड़ सकते हैं। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब देखिए नॉन मैथमेटिकल स्कोर जो ब्लूप्रिंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे इंटरपर्सनल स्किल का मैंने बताया, देखो ये एकदम से इंटरपर्सनल स्किल की बात है। कुछ रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन है, मैंने बताया ना कि इंटरपर्सनल स्किल में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सर 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने उसमें कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल और इन पे आधारित जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने अलग कर दिया था, उसी में इंक्लूड किया था, और यहाँ पे मैंने अलग किया है, वो पार्ट मैं इसमें काउंट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो ध्यान रहिए। ओके, इन दोनों को अगर ओवरऑल देखेंगे तो हमारे 40 के आसपास क्वेश्चन बन जाएंगे, 35 से 40 के बीच में बन जाएंगे। ओके, इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो, और वो आपको करना ही करना है। अब देखो एक और पार्ट आता है, ये सबसे मतलब ये समझ लो अंडररेटेड पार्ट है, ये बहुत अंडररेटेड है, कॉम्प्रहेंशन। बच्चा कॉम्प्रहेंशन की तरफ देखता ही नहीं है। मैं बताऊं, कॉम्प्रहेंशन एक ऐसा पार्ट है कि अगर आप बेसिक समझ रहे हैं ना, अगर हिंदी मीडियम के तो हिंदी वाला एक कॉम्प्रहेंशन 5 क्वेश्चंस आते हैं, आप आसानी से 5 कर लेंगे, बस आपकी समझ होनी चाहिए। और यूपीएससी का अगर कॉम्प्रहेंशन देखेंगे तो वो बहुत टफ होता है, और उसके कंपैरिजन में अगर उसके 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन कर लिए ना यूपीएससी का भी, तो आप यूपीपीसीएस का एकदम हलवा लगेगा, एकदम बेसिक। मतलब ये समझ लो वो आपको अगर मान लो अगर 100 का अगर उसका स्कोर लगेगा, तो यूपीपीसीएस उसके कंपेरिजन में 50% भी उसका लेवल टफ नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? मतलब वो 100 है तो ये 50% के आसपास है, इस
तरीके का डेटा है। ओके, मतलब ये समझ लो कि कॉम्प्रहेंशन बहुत ही आसान आता है और बस इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वो मैं आपको कुछ वीडियोज़ में कॉम्प्रहेंशन पढ़ा दूँगा, बता दूँगा, एकदम मक्खन जैसे आप कर लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? और इसमें एक हिंदी का और इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन आता है। इंग्लिश में मुश्किल नहीं आती, बेसिक से इंग्लिश में आता है और आप उसको भी कर लोगे। बस आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। मैं बाइलिंगुअल करा दूँगा कॉम्प्रहेंशन, आप एकदम फोड़ दोगे वहाँ पे आके, ठीक है? तो ये अंडररेटेड है। 10 क्वेश्चंस तो यहाँ से में निकल जाए, 10 नहीं तो 8-7 तो कर ही लोगे और ये बच्चा एकदम से स्किप करके चला जाता है। ये स्किप नहीं करना है, यहाँ से स्कोरिंग पार्ट है, ये आप आसान एकदम आराम से कर पाएंगे, आसानी से स्कोर हो जाएगा इसमें। और एक रहा हिंदी व्याकरण मेरे भाई, बच्चा अगर इस पे भी थोड़ा बहुत फोकस करे ना तो हिंदी व्याकरण में भी आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन सही कर जाओगे। मतलब एकदम बेसिक हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी आपके लिए एक ये समझ लो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है आपके सिलेबस में कि यहाँ से भी आप स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद से इंग्लिश ग्रामर, आप हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश ग्रामर से स्किप करना चाहते हैं या बचना चाहते हैं तो आप बच सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है? इंग्लिश की क्लासेज भी बहुत सारी अच्छी चलेंगी यहाँ पे। ओके, तो अब आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेक्शन स्कोर है कि जैसे मान लीजिए अगर रीजनिंग में आप 20 क्वेश्चन आए, 20 अटेम्प्ट किए, 14 सही हुआ, मतलब ये मैंने इस तरीके से रफ डेटा रखा, तो इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है? अभी एक फिलहाल अभी छोड़िए, इस पे हम लास्ट में आते हैं, ठीक है? अब एक बार देखो, हम थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या मतलब क्या क्या पढ़ना है और जल्दी से स्कोर आप कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर आप देखोगे ना तो ये रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन है, 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर मान लो सिलॉग, वेन डायग्राम, ये सब एक साथ कंपाइल कर लोगे तो इसके भी तीन क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद से मान लो स्टेटमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ मैथ्स वाले भी हो गए, कुछ रीजनिंग वाले भी हो गए, तो ये भी 3 से 4 क्वेश्चंस मान लीजिए। फिर उसके बाद से पजल, सिटिंग या रैंकिंग, ये सब मिला दोगे तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसा 2-3 फिक्स ही नहीं है, कभी एक भी आया, कभी 2 भी आया, एक रफ डेटा मैंने रखा है। ओवरऑल की बात करेंगे। फिर उसके बाद से आपके अगर मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग अगर इन्हीं में इंक्लूड कर देंगे तो कोडिंग डिकोडिंग के भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब अगर रीजनिंग से ओवरऑल देखेंगे तो 5-6-7 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे रीजनिंग में, तो आप रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। जितने क्वेश्चंस आएंगे सभी सही कर लोगे। और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है कि जिस पे आयोग कभी ध्यान ही नहीं दिया है, बहुत आसान पूछता है। बच्चा एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करके तैयारी नहीं करता, इसके कारण उसका मामला बिगड़ जाता है। ओके, तो ये भी हाईली स्कोरिंग पार्ट है, सबसे हाईली स्कोरिंग और 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है भाई? तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, और जनरल हिंदी की बात कर लेंगे तो इसमें देखिए, बस देखो एंटोनिम, अब हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। एंटोनिम, फिर मतलब हमारा विलोम बताना, पर्यायवाची बताना और संधि समास, मतलब ये हिंदी के सर तो कराएंगे, बताएंगे, इसको ध्यान रखिए, ठीक है? और गद्यांश को इसको अलग अगर कर देंगे, ये मैं पढ़ा दूंगा, ये 5 में 5 आप एकदम से 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर लोगे। ये वाले क्वेश्चन 5 में 5 आप कर लोगे, ठीक है? इसमें 5 में 5 कर लेंगे। बाकी इसमें भी आप ये समझ लो कि जितने क्वेश्चन आएंगे, मान लो अगर 10 है तो उसमें से 8, 7, 6 तक तो आप कर ही लोगे। मतलब इस लेवल की भी हिंदी आसानी आती है। ओके, प्रीलिम्स सी सेट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो यहां से भी आप स्कोर कर सकते हो, इसमें भी। ओके, फिर आगे अगर बढ़े तो इंग्लिश में भी देख लो, मैं बताता हूँ इंग्लिश का एरिया क्या है। तो इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन वाला तो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है? 5 क्वेश्चन फिक्स है और ये एकदम से हलवा आएगा, आप कर लोगे। इंग्लिश नहीं भी आती तो ये कॉम्प्रहेंशन आप सही कर लोगे। मैं ऐसी टेक्निक बता दूंगा, तरीके बता दूंगा कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर लोगे। ओके, तो ध्यान रहे। बाकी उसके बाद से एक्टिव पैसिव अगर आप 10th तक पढ़े होंगे, जैसे मैथ में डर लग रहा है, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो मैथ्स जितना टफ नहीं आता इंग्लिश सिंपल आती है और मतलब आप कर सकते हैं इसमें। अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश की जानकारी है तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चंस तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी ये इंग्लिश वाला पार्ट हुआ, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इंग्लिश कर भी सकते हैं। आप देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अक्सर चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती है तो इंग्लिश को भी अवॉइड करते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आप अपनी स्ट्रेटजी देख सकते हैं। बाकी मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ कि जो मैथ्स से भी डर लग रहा है और इंग्लिश से भी डर लग रहा है, तो उनको कैसे करना है क्वालिफाई। ओके, और उन्हीं के हिसाब से मैं आइडियाज भी शेयर कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब इसके बाद से अगर देखोगे कॉम्प्रहेंशन, मैंने बताया था ना, कॉम्प्रहेंशन में 5 इंग्लिश और 5 हिंदी वाले आते हैं। मतलब ये एकदम से ये आपके लिए ये एक तरीके से जैकपॉट है।
ये जैकपॉट है और ये 100%। आप इसमें से 10 हैं तो 10 में से आप मान लो 8 या 7 क्वेश्चन तो 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर लोगे। मूल मंत्र एक ही है, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाले में अप्लाई होगा, आप कर लोगे। मैं करा दूंगा आपको। कॉम्प्रहेंशन की 2 से 3 क्लास लगाऊंगा ना, तो आपके 7-8 को कॉम्प्रहेंशन एकदम 100% आप सही कर लोगे। 2-3 क्लास में लगा दूंगा, तो अगर मैराथन एक ले लिया या 2 मैराथन ले लिया तो उसमें मास्टर बन जाओगे आप, टेंशन फ्री रहिएगा। ओके, फिर उसके बाद से हिंदी गद्यांश ये सब ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें बता दिया। और ये अटेम्प्ट करने का तरीका तो इसमें तो मैं बता दूंगा, आप मास्टर बन जाओगे, तो इसको अभी इग्नोर कर लेते हैं। ओके, हालांकि मैंने सारे पॉइंट्स रख लिए इसमें। ओके, बहुत शानदार बताया। और एक बचा, एक अंडररेटेड पार्ट बचा, इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि जरूरी है आपके लिए पढ़ना, ये बहुत यूजफुल होता है और आगे काम करता है, ये आपको अपने व्यवहार में लाना भी पड़ता है। ओके, तो इंटरपर्सनल स्किल भी अपने आप में शानदार है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि आप अगर PYQ किए हैं 10 साल के, मतलब आप 2015 से लेके 25 तक का अगर आप PYQ सारे कर गए ना, तो आप इंटरपर्सनल स्किल में आप ये समझ लो कि 10 क्वेश्चन हैं। अभी यहाँ तो 8 लिखा, 8 से 10 क्वेश्चन का रहता है। कम्युनिकेशन जोड़ देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन से इसमें आप 6 से 7 क्वेश्चन कर लोगे। और इसमें भी मैं ऐसी क्लास ले लूँगा, ऐसा कंटेंट मैं आपको बता दूंगा कि आपको उसके बाहर कुछ आएगा नहीं, आप आसानी से इसमें भी क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत आसानी से। CSET में आपको डरने की जरूरत है भी नहीं। मैंने मार्क्स से भी कैलकुलेट किया कि अगर मान लो 8 में 7 भी सही कर रहे तो 14 नंबर तो यहाँ भी हो गए। मैं 1 बाय 1 ये भी बताया था आपको, ठीक है भाई। अब उसके बाद से पढ़ते हैं मेरे भाई कि देखो क्या है। अब देखो मैथ्स पूरा छोड़ना है क्या, तो मेरा एक सुझाव मानना प्यारे कि मैथ्स पूरी तरीके से मत छोड़िए, एकदम से स्किप मत करिए। क्योंकि मैथ्स में भी मैं बता दूं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसा पार्ट है कि जिनका आप बेसिक जानते हैं, आप आसानी से कर लोगे। और उनका बेसिक्स भी समझना बहुत आसान है, रीजनिंग से भी आसान है उनका बेसिक समझना। उनका बेसिक समझना इंटरपर्सनल स्किल से भी आसान है, उनका रीजनिंग, उनका बेसिक समझना बाकी और सेगमेंट से भी आसान है। जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स रखे हैं, जैसे बेसिक परसेंटेज पढ़ लिया, मान लीजिए टाइम एंड वर्क, बेसिक्स पढ़ लिया, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, बस बेसिक बेसिक करना है। अगर बेसिक बेसिक भी कर लेंगे ना, तो मैथ्स से भी मैं कह रहा हूँ आप 7 से 8 क्वेश्चन सही कर जाओगे। अब हर सेगमेंट से मैं 7 से 8 सही करवा रहा हूँ, तो आप जोड़ लो कितने नंबर, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाओगे और कितने नंबर्स आपके आ जाएंगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात। तो मैथ्स बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, इसमें बेसिक्स जान जाइएगा। हाँ, एडवांस मैथ मैं बता दूं आपको, वो थोड़े से टफ आता है। जैसे मान लो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया, या स्टैटिक्स का हो गया, DI में भी हो सकता है बच्चे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। DI खैर आता भी है, नहीं भी आता है। तो ये सब एडवांस मैथ्स के जो पार्ट हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, कर दीजिए, कोई बात नहीं है। बाकी हमारी और भी स्ट्रेटेजी है, बैकडोर से हम एंट्री कर लेंगे CSET के लिए। ओके, लेकिन पूरी मैथ्स मत करिए, बेसिक सीखे रहेंगे तो थोड़ा वो रीजनिंग में भी काम आता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिक का अगर बेसिक्स कर लेंगे तो आप मतलब 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ से भी आप क्वालिफाई मतलब कर सकते हैं। अब देखो मैंने कहाँ कहाँ जुड़वाया आपको, कि आप देखो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, मान लो कॉम्प्रहेंशन से स्टार्ट करते हैं, तो कॉम्प्रहेंशन में आपके 7 से 8 क्वेश्चन हो गए। ओके, 6 भी मान लेते हैं, 10 कॉम्प्रहेंशन आए, 6 मान लेते हैं, ठीक है, 6 वहां से हो गए। फिर उसके बाद से मान लो रीजनिंग के आगे मान लो 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, तो 6-12 मतलब वही होंगे 18 के आसपास हो गए, मतलब 18-20 के बीच में हो गए ये, ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने आपको बोला कि हिंदी में आप मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन इसमें भी हिंदी में कर ले रहे हैं। हिंदी में 8 से 10 ईजिली आप कर सकते हैं, 8 क्वेश्चन तक कर लेंगे, तो ये 28 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद से मैथ्स में 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन मैथ, मतलब एकदम समझ छोड़िए, बेसिक्स कर ले या छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर बेसिक करेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे, तो 35 प्लस हो गए क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद से मेरे भाई, उसके बाद से हमारा सेगमेंट बच गया इंटरपर्सनल स्किल वाला। इंटरपर्सनल स्किल आई थिंक जोड़ दिया था मैंने। फिर आपका बच गया हमारा मैथ्स हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन, मैथ्स हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया। फिर उसके बाद से बेसिक्स, उसके बाद से इंग्लिश वाली कॉम्प्रहेंशन की बात करें, अगर मान लो अगर उसी में जोड़ दिए 6 से 7 क्वेश्चन, तो ठीक है, इंग्लिश में भी 1-2 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं मेरे भाई, मेरे लाल, तो अगर इस तरीके का रफ एंड टफ डेटा निकल के आएगा, जरा ध्यान से देखो। रफ एंड टफ जैसे यहाँ पे आ गया, मान लीजिए यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे
तो देखिए, जैसे इंटरपर्सनल स्किल में आपको मान लीजिए 7 क्वेश्चंस कर लिया, कॉम्प्रिहेंशन में मैं ज़्यादा ही लिया हूँ, इससे 1-1 2-2 क्वेश्चंस कम भी कर लो। हिंदी व्याकरण में भी 8 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे आप, 2-2 कम करते जाना, बाद में कर लूँगा। इंग्लिश व्याकरण में अगर मैथ पूरी छोड़ रहे हैं तो इंग्लिश में 2-3 तो ट्राई कर लेना है, ठीक है? 2-4-5 का सिलेबस ट्राई कर लेना है। ये हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पेज पे आते हैं, रीजनिंग वाला। मान लो रीजनिंग तो हाई स्कोर है, इसमें जितना आएगा वो करना ही करना है आपको है। तो यहाँ से आप मतलब 13, 14, 15 क्वेश्चंस तक आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, फिर ईजी अरिथमेटिक मैंने बोला 5 क्वेश्चन तक आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर ऐसे भी जोड़ेंगे तो पूरे हमारे 54 आ गए। और 54 में हमारे मान लो इंग्लिश वाला आप छोड़ दिए, तभी भी आपके 44-45 प्लस क्वेश्चंस हो गए। और आप एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। लेकिन मैं एकदम से मिनिमम डेटा लेके चल रहा हूँ। अगर आप इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे, रीजनिंग अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो रीजनिंग 100% कर सकते हैं आप। कॉम्प्रिहेंशन आप पूरी कर सकते हैं आप। इंटरपर्सनल स्किल भी आप अगर पीवाईक्यू वगैरह बहुत अच्छे से किए तो उसमें भी 80% क्वेश्चंस कर सकते हैं। 10 में से आप 8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं आप। मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो उसमें से 8 तक कॉम्प्रिहेंशन सही कर सकते हैं आप। मतलब मैथ्स में अगर बेसिक्स कर लिया तो उसमें 7-8 क्वेश्चन वहाँ भी कर सकते हैं। तो ये आपकी स्कोरिंग पार्ट है। ओके, पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना वो थोड़ा सॉलिड पढ़ना, और इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। और हमारी क्लासेस चलेंगी, अभी 15 से स्टार्ट होंगे क्लासेस, और उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सीसेट की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लियरिटी करूँगा, पीवाईक्यू करवाऊँगा बहुत बेहतरीन अंदाज में। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो जानते भी हैं। ओके, तो सीसेट को लेके आप डरिए मत, जीएस पेपर 1 पे पूरा फोकस करिए। और एक और बात बताता हूँ, देखिए अब इसमें कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर कितना पढ़ना चाहिए, कितना कैसे रह, कुछ और रूटीन का बात बता दीजिए। तो देखो इसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं कि आपको सीसेट सबसे पहले क्या है ना, कि एक बात समझ लो कि बहुत बच्चों की एक गलतफहमी होती है कि सर लास्ट में सीसेट, लास्ट के 2 महीने में देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप। सीसेट अभी से ज़्यादा टाइम नहीं देना। आपको 1 घंटा अगर टाइम निकल रहा है 1 घंटा दीजिए। बहुत कमज़ोर है तो 1 से 2 घंटे के बीच का टाइम दीजिए, 1.5 घंटे। अगर आपका ठीक ठाक है तो आप 40 मिनट से 1 घंटे के बीच का टाइम दीजिए, लेकिन डेली दीजिए। सिलेबस के हिसाब से कैसे देना है, तो अगर आप क्लासेस फॉलो करते हैं तो क्लास ही बहुत है। उसके अलावा आप घर पे मत पढ़िए, बहुत है, उतना से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मतलब उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। क्लास फॉलो नहीं करते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी वाला मतलब आप एक चैप्टर उठाइए रीजनिंग का, करिए, उसके 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके से आप कर लीजिए, तो डेली पढ़िए। हालांकि मैंने तो 2 घंटे लिखा है, तो ये एकदम से कमज़ोर बच्चों के लिए लिखा है कि 1 से 2 घंटे के बीच में निकालिए समय। आप अपनी प्रेफरेंस देख सकते हैं, लेकिन डेली पढ़ना है। ओके, अब उसके बाद से आपको मॉक वगैरह भी लगाना है, मॉक वगैरह की भी प्रैक्टिस करना है। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि लास्ट में हम मॉक करेंगे, एकदम से लास्ट में 1-2 पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगा, बाद में फोड़ देंगे। ऐसा भी नहीं होता प्यारे। अगर आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है तो मॉक करते रहिए, मॉक करिए। शुरू में बहुत कम स्कोर आते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। तरीका होता है कि आप जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उनका एनालिसिस देखिए, उनको सही करने का कोशिश करिए। अगर किसी पढ़े हुए चैप्टर से क्वेश्चंस गलत हुए तो उनको दोबारा रिवाइज करिए, या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, या कोई आसान क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक में, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग में, और वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो मॉक से बहुत सारी चीज़ें अंदाज़ा लगता है, और अपना किस लेवल पे, किस स्तर पे हमारी तैयारी चल रही है वो पता चलता है। 0 से भी स्टार्ट होता है, नो डाउट। 0 से ही आप क्वालिफाइंग तक पहुँचेंगे। अगर आप एक डिसेंट सा स्कोर कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छा। और टारगेट रखना हमेशा 90 प्लस का, 66 प्लस का नहीं, 90 प्लस। 90 प्लस सोचेंगे तो जाके काम बनेगा। 90 प्लस मतलब 45 सही क्वेश्चन हमें करने हैं, कोशिश करना है 45 सही करना। उसमें 2-4-5 गलत भी हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है मेरे भाई। अब उसके बाद से ये मैं बाद में दिखा देता हूँ, ये वाला डेटा है। हालांकि ये ज़्यादा हो गया, 2 से 2.5 घंटे, इतना टाइम नहीं देना। आप जीएस पेपर 1 की तैयारी अच्छे से करिए। ओके, अच्छे से करिए, बाकी आपको सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। जीएस पेपर 1 बहुत अच्छा करिए, क्योंकि उसी से मेरिट बनती है। सीसेट
अवॉइड मत करिए, बेसिक्स देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जहां कमजोर है मैथ्स छोड़ दीजिए, अगर नहीं है तो मैथ्स का बहुत सारे चैप्टर्स एडवांस वाला छोड़ दीजिए, बेसिक अरिथमेटिक पढ़ लीजिए, रीजनिंग अच्छे से कर लीजिए, बाकी जो मैंने पार्ट बताया वो अच्छे से कर लीजिए। आपका सी सेट मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप मेंटेन किए रहेंगे तो 100% गारंटी के साथ भी आपका सी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की स्ट्रेटेजी वीडियोज में हमारे जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।